अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप मास स्पेक्ट्रोमीटर की सारी डिटेल्स जान चुके होंगे और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि डिफरेंट आइसोटॉप के डिफरेंट मैसेज और उनकी परसेंटेज अबंडेंस कैसे निकाली गई। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम आइसोटॉप्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन करेंगे बाय यूजिंग टेक्निक विच इज़ मास स्पेक्ट्रोमीट्री। सो मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज़ एक्चुअली अ टेक्निक। और इस टेक्निक के अंदर हम करते क्या हैं, मैयर करते हैं। किस चीज़ को मैयर करते हैं हम? द मैसेज, एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स को। पहली बात तो ये है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं वो हम ज़रा स्टडी करें, देन हम चलते हैं टुवर्ड्स द मास स्पेक्ट्रोमीट्री और मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन अपीयर होता है ना कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप ऐसी स्पीशीज़ होती हैं या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या फ़र्क होता है, इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है और इनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें जो बेसिकली फ़र्क है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नहीं है। इनमें जो बेसिकली डिफरेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का। अब मुझे कैसे अंदाज़ा हुआ? एक्चुअली जो आइसोटॉप्स होते हैं ना उनका एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब ये है कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन P पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव। ये जो बार मैंने E के ऊपर लगाई है डेट एक्चुअली शोज द इलेक्ट्रॉन्स, ये सेम होते हैं इसमें। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी न्यूट्रल एटम में जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। सो आइसोटॉप का जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन के एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स की बात करूं, तो हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप होता है H1 और दूसरा होता है H2, जिसे ड्यूट्रियम कहते हैं, पहले को प्रोटियम कहते हैं। आल्दो H3 भी होता है ट्रिटियम, बट अभी मैं इन दोनों को अगर डिस्कस करूं तो H1 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। और H2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 बट मास है 2। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह की तरफ चलते हैं। एक्चुअली जो आपका डिफरेंस है ना इन द नंबर ऑफ इन द एटॉमिक मास, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। इट मीन्स न्यूट्रॉन की तादाद का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से आइसोटॉप आपके नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। अगर मैं इस 2 को लिख रहा हूँ हाइड्रोजन के, तो इसका मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन तो मौजूद है ही है, इसके अलावा एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास प्रोटियम से डिफरेंट आया। अब सिर्फ हाइड्रोजन के नहीं होते, क्लोरीन के भी होते हैं, नियोन के भी होते हैं, बोरोन के भी होते हैं। देयर आर मैनी मैनी एलिमेंट्स जिनके डिफरेंट आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। कुछ के नहीं भी करते, जिनको मोनो आइसोटॉपिक कहते हैं। बट समहाउ हमारा कंसर्न ये है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनके बारे में, उनके एटॉमिक मैसेज के बारे में हम जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी है। हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री के ज़रिए एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को आइसोटॉप्स के। सो पहली बात तो ये है कि हमने आइसोटॉप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। नाउ सेकंड टर्म, हम देखना चाहते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो इस टेक्निक में यूज़ होता है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री की टेक्निक में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो क्या चीज़ है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। इट्स अ इंस्ट्रूमेंट जो कि मैयर करता है। ये क्या मैयर करता है ज़रा देखते हैं। इट मैयर्स या डिटरमिन, क्या चीज़ डिटरमिन करता है? दो चीज़ें, एटॉमिक मैसेज एग्जैक्ट सही वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप
या एग्जैक्ट आइसोटॉपिक मैसेज, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप, और दूसरा उसकी रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि एक दूसरे के मुकाबले में वो कितने मौजूद हैं परसेंटेज में एक सैंपल के अंदर। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे चलती है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। स्टूडेंट, ये जो डायग्राम बनी हुई है आपकी इस बॉक्स के अंदर, ये जो फर्स्ट डायग्राम बनी हुई है, इट एक्चुअली शोज अ सिंपल मास स्पेक्ट्रोमीटर। इस सिंपल मास स्पेक्ट्रोमीटर को आप डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर की एक सिंपलेस्ट डायग्राम भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी सैंपल के अंदर मौजूद आइसोटोप का एटॉमिक मास, और दूसरी बात यह है कि इसका जो रिजल्ट आता है वो इस ग्राफ की फॉर्म में आता है जिसमें पीक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ये पीक है, एक ये पीक है, ये तो बहुत ही छोटी है, और ये उससे थोड़ी बड़ी है, मगर समहाउ बहुत छोटे साइज़ की वजह से इतनी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने मैं एक ग्राफ और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर का मौजूद सिंपल डायग्राम बता रहा हूँ, तो उसके ज़रिए मैं ये साबित करना चाहता हूँ आपसे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सैंपल ऐड करके मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारा जाता है, और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता हुआ वो एक कंप्यूटराइज प्लॉटेड ग्राफ प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर आपकी परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास दोनों आ जाती हैं। ये जो ग्राफ प्रोड्यूस होता है इसे मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप यूँ समझ लें कि मास स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे सैंपल के अंदर मौजूद सारे आइसोटॉप्स का एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक प्रॉपर डिटेल आ जाती है कि कौन कितने परसेंट मौजूद है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट, ये लिखी हुई है मास स्पेक्ट्रोमीटर की प्रॉपर डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के मुताबिक मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड करते हैं ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स, और उनकी रिलेटिव अबंडेंस यानी कि सैंपल में उनकी एक दूसरे के मुकाबले में क्या परसेंटेज है उसको फाइंड करते हैं। यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक क्लियर कट पिक्चर दे देगा कि आपके सैंपल में कौन सा आइसोटॉप कितनी परसेंटेज में किस मास के साथ एग्जिस्ट करता है। तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मास स्पेक्ट्रोमीटर हुआ। मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ने से पहले हमें उसकी एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देन वन बाय वन डायग्राम को यूज़ करते हुए उन स्टेप्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, और उन स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए हम चले जाएंगे अपने टॉपिक के एंड पे जिस पे हम मास स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मास स्पेक्ट्रम की टाइप और उसके स्टेप्स। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो सबसे पहले हम टाइप्स को पढ़ लें, फिर इन स्टेप्स की तरफ जाएंगे जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर की हैं। पहली जो टाइप है डेट इज एक्चुअली ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर। ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये एक्चुअली फ्रांसिस डब्ल्यू ऑस्टन, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनका, फ्रांसिस डब्ल्यू ऑस्टन, इन्होंने बनाया था। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था क्योंकि इन्होंने डिफरेंट आइसोटॉप्स की आइडेंटिफिकेशन की थी मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हुए। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करता है आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। सो टेक्निकली जो ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर है ना, इट सेपरेट्स different isotopes on the basis of their atomic mass। इनका जो स्टैंडर्ड था ना आइसोटॉप के मास को कैलकुलेट करने के लिए
जो स्टैंडर्ड लिया गया था रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप कैलकुलेट करने के लिए वो ऑक्सीजन था। अब हम कार्बन यूज़ करते हैं। जो ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके अलावा जो दूसरा मास स्पेक्ट्रोमीटर हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ एक्चुअली डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्टूडेंट, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर जिन्होंने बनाया था वो थे सर आर्थर जे डेम्स्टर। तो मैं इनका नाम लिख देता हूं यहां पे, आर्थर जे डेम्स्टर। इन्होंने डिटरमिन किया था डिफरेंट आइसोटॉप के मैसेज मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए एज ए एनालाइजर। यानी कि डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आप आइसोटॉप्स के जो मैसेज होते हैं, जिसको मैं रिलेटिव एटॉमिक मास कहता हूँ, यानी कि मैं अगर लिख दूँ रिलेटिव एटॉमिक मास, ये डिटरमिन किया था बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एज एनालाइजर। स्टूडेंट, इन्होंने जो आयंस पहले किया क्या था, आइसोटॉप के आयंस बनाए थे, यानी कि उन पर चार्ज डेवलप किया था। वो चार्ज डेवलप करने के लिए आप हॉट कैथोड यूज़ कर सकते हैं। जो अभी हमारे डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें हम ये वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अगर मैं जनरली बताऊं तो आइसोटॉप को पहले चार्जेस में कन्वर्ट किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया। मैग्नेटिक फील्ड ने उन आयंस को या डिफरेंट आइसोटॉप्स को जिन पे चार्ज आया हुआ है सेपरेट कर दिया, और उन डिफरेंट आइसोटॉप्स को जिन पे चार्ज आया हुआ है उनको मैग्नेटिक फील्ड ने सेपरेट करने के बाद डिटेक्टर पे वो गिर गए। डिटेक्टर ने उनका मास स्पेक्ट्रम बनाया विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर, और अल्टीमेटली हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। जो आर्थर जे डेम्स्टर थे उन्होंने पोटाशियम, कैल्शियम और जिंक वगैरह की एक्यूरेट अबंडेंस फाइंड की इनके आइसोटॉप की, और इसके ज़रिए हम उन आइसोटॉप की मास या परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। हमारा जो तीसरा, और आप यूँ समझ लें जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। उसमें दो एडिशनल पार्ट्स लगे होते हैं। होता यूं है कि इसके अंदर दो एडिशनल पार्ट्स लगे हैं, वो है एक एम्पलीफायर एम्पलीफायर करता क्या है असल में ना, जब डिटेक्टर पे आयंस गिरते हैं तो एम्पलीफायर उनसे प्रोड्यूस होने वाले करंट को एम्पलीफाई करता है और रिकॉर्डर में भेज देता है। यानी कि दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा रिकॉर्डर। अब रिकॉर्डर क्या करता है, यानी कि एक कंप्यूटराइज ग्राफ प्लॉट करता है, और उस ग्राफ के अंदर, जिसको हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं, उस ग्राफ के अंदर हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मैसेज, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप आ जाते हैं। हमने जो मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ना है उसके अंदर एंड वाला जो हिस्सा है मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर का, उसमें एम्पलीफायर भी होगा और रिकॉर्डर भी होगा, और उसके बाद मास स्पेक्ट्रम बनेगा। समहाउ हमारे पास तीन टाइप्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर में दो एडिशनल पार्ट्स लगे हुए हैं, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। यानी कि आप यूँ समझ लें डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर की एक मॉडर्न फॉर्म है ये। अब स्टूडेंट हम चलते हैं कि किस तरह एक सिंपल मास स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है, यानी कि वर्किंग ऑफ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ। अब स्टूडेंट हम डिफाइन करते हैं वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। हमारे पास एक ये सिंपल डायग्राम है। मैं इस सिंपल डायग्राम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी आ जाए। देखें, इस डायग्राम में जो पहला हिस्सा है ना, वो है कि सैंपल को आपने जब ऐड करना है तो सैंपल को आपने वोलेटिलाइज करना है। वोलेटिलाइज करने का मतलब ये है कि आपने उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वोलेटिलाइज्ड करना है, यानी कि आपने उसे कन्वर्ट करना है इन वेपर स्टेट। ये लें भाई, वोलेटिलाइज करके मैंने सैंपल को ऐड कर दिया इसके अंदर। दूसरे स्टेप में हमने करना क्या होता है, उस गैशियस फॉर्म में जो सैंपल है या वेपर फॉर्म में, उसको आयोनाइज करना होता है। आयोनाइज करने के लिए हमारे पास हॉट कैथोड या थर्मो आयोनिक कैथोड होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं। सो वी यूज़ एक्चुअली, उसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है फिलामेंट कैथोड से, टंगस्टन फिलामेंट कैथोड। बहुत हाई टेम्परेचर पे ये मेटल का जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो आप इसे फिलामेंट हॉट कैथोड कह लें, जो कि हाई टेम्परेचर पे क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे किससे, द डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ सैंपल, तो वो उसको आयोनाइज कर देंगे। सो वी यूज़ द मेथड ऑफ हॉट कैथोड और वी यूज़ द फिलामेंट टू आयोनाइज आवर सैंपल। सो ये जो मैं रेड कलर से सर्कल लगा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा फिलामेंट है, और ये इसके हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और आपका सैंपल जो है वो अगर मैं ब्लू कलर में डॉट्स बना लूँ तो यहाँ पे मौजूद है। सो अपेरेंटली जो अगर ये पार्ट 1 है, तो ये जो रेड वाले एरिया में डेवलप कर रहा हूँ, दिस इज पार्ट 2 जिसमें आयोनाइजेशन हो रही है। इसके बाद होता क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हुए अपने जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उनको एक्सेलरेट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। उसके लिए हम ये इलेक्ट्रिक ग्रिड, यानी कि ऐसी ग्रिड यूज़ करते हैं जो चार्जेस को अपनी तरफ पुल करती है। अब ये जो चार्जेस को अपनी तरफ पुल कर रही है ग्रिड, ये क्या करेगी कि ये अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ स्पीड से उन चार्जेस को, आयंस को जो प्रोड्यूस हुए हैं। सो दिस ग्रिड इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द आयंस। अच्छा, इस ग्रिड पे चार्ज क्या होता है, इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए ग्रिड यूज होती है, जाली आप कह लें, और उस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जो आयंस बन रहे हैं पॉजिटिव हैं ड्यू टू नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द हीटेड कैथोड। नाउ अब वो मैग्नेटिक फील्ड से पास किए जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अनदर पार्ट ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर। असल में ये जो आपको ये दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं ना, ये बीम क्रिएट करती हैं, या आप यूँ समझ लें स्लिट्स हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड और एनालाइजर लिख रहा हूँ। ये एनालाइज करेगा हमारे सैंपल के अंदर मौजूद डिफरेंट आइसोटॉप्स को। अब वो डिफरेंट आइसोटॉप जो बने हैं ना, उन पे बेशक चार्ज सेम हो सकता है, लेकिन उनका मैस सेम नहीं है, लिहाजा उनकी मैस टू चार्ज वैल्यू डिफरेंट होगी, जो अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। उस बेस पे ये आइसोटॉप्स को सेपरेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि ये जो आयंस है ये डिटेक्टर पे आके गिरते हैं। नाउ दिस इज डिटेक्टर, और ये जो इस पे 20, 21, 22 लिखा हुआ है, ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इस डिटेक्टर के ऊपर, डैट एक्चुअली शोज कि ये इन मैसेज के आइसोटॉप इस पोजीशन पे गिरे हैं समहाउ। इसके बाद आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि आइसोटॉप्स के जो आयंस हैं वो कहाँ पे गिरे हैं। डिटेक्टर के बाद मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वो होता है हमारे पास एम्पलीफायर, जो वो करंट प्रोड्यूस होता है ना आयन के गिरने से, उसे वो एम्पलीफाई करता है, उसे वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये दो पार्ट्स जो होते हैं हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में मौजूद होते हैं। और उसके अलावा डिटेक्टर के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर क्या करता है, इसका ग्राफ ड्रा करता है। वो ग्राफ किसके दरमियान होता है, वो बिटवीन द मास टू चार्ज और परसेंटेज अबंडेंस होता है। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट में बनता है हमारे पास, लास्ट में इन सारे स्टेप्स के बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है वो कहलाती है मास स्पेक्ट्रम। और मास स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली एक ग्राफ होता है। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं मास टू चार्ज रेशो,
और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं परसेंटेज अबंडेंस। इसको हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो टेक्निकली हम मास स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल भी यहाँ करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम मास स्पेक्ट्रम की एक डायग्राम को पेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि मास स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी कर सकें। देखिए स्टूडेंट, ये मास स्पेक्ट्रम का एक आउटपुट है। इस मास स्पेक्ट्रम में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू लिखी हुई है मास टू चार्ज रेशो, और ये बता रही है कि हमारा जो पीक बन रही है यानी कि जो लाइन बन रही है वो बन रही है 12 पे। असल में ना ये कार्बन 12 का सैंपल हमने ऐड किया था मास स्पेक्ट्रोमीटर में, तो जब इन सारे स्टेप से गुजरा तो उसने ये मास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस किया। ये मास स्पेक्ट्रम बता रहा है कि कार्बन 12 क्यों कहलाएगा, क्योंकि 12 पॉइंट पे उसकी पीक बन रही है, यानी कि उसका जो एटॉमिक मास है ना वो 12 पे आता है। स्टूडेंट दूसरी बात, ये पीक जो आपकी अराउंड 12 बन रही है, ये अप्रोक्सीमेटली 100 को टच कर रही है, 100 के करीब है। उसकी वजह क्या है कि ये वाला जो कार्बन 12 है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में है बानिस्बत अगर कोई दूसरा आइसोटॉप एग्जिस्ट करता है। अब इसमें दो पीक्स हैं, एक 13 पे भी छोटी सी पीक बनी हुई है, लेकिन ये इतनी छोटी है कि आपको जो पीक हम डिस्कस कर रहे हैं उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल लग रही होगी। सो अपेरेंटली जो कार्बन 12 है ये ही डोमिनेट कर रहा है पूरे सैंपल में। इसकी परसेंटेज 98.98% तक होती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें बाकी जो आपके पास स्पीशीज़ बची है यानी कि कार्बन 13 उसकी परसेंटेज कितनी कम होगी। तो डेट्स वाई आपको ये पीक बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है और जो दूसरी पीक है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो नज़र ही नहीं तकरीबन आ रही। तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रम की पीक्स जहाँ पे जनरेट हुई हैं वो उनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं, और जितनी हाइट पे जनरेट हुई हैं वो उनकी अबंडेंस है। ये हाइट इसकी यहाँ पे है, तो ये यहाँ से जब वाई एक्सिस को टच करेगी उस पॉइंट को, वो हम कहेंगे कि उसकी परसेंटेज अबंडेंस है। इस तरह हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। अब हमने इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं हम उसे रिवाइज करते हैं और फिर चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ेंगे कि ये वर्किंग करता है तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो कौन से होते हैं। हमने सबसे पहले ये पढ़ा है कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो है ना वो एक टेक्निक है जिसके अंदर हम एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप और उनकी परसेंटेज को डिटरमिन करते हैं, फाइंड करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है या डिटरमिन करता है एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटॉप और उनकी रिलेटिव अबंडेंस। स्टूडेंट इसमें हमने 3 आइसोटॉप्स की डिस्कशन करने की कोशिश की थी, हाइड्रोजन की, नियोन की जो ये ग्राफ बनाया, और इसके अलावा कार्बन की जो एंड पे डिस्कस किया। टाइप्स 3 है, ऑस्टन, डेम्स्ट्रम, मॉडर्न। मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर में 2 एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे हुए हैं, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर, जो कि डेम्स्ट्रम मास स्पेक्ट्रोमीटर के डिटेक्टर के बाद लगे होते हैं। असल में डिटेक्टर पे प्रोड्यूस होने वाला करंट एम्पलीफायर और से होता हुआ एम्पलीफाई होने के बाद रिकॉर्डर में जाता है जो मास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। इसकी वर्किंग में डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया है और उसके बाद हमने मास स्पेक्ट्रम पढ़ा। अब हम करने क्या जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और जनरल वर्किंग पढ़ी, जनरल स्टेप्स पढ़े, अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हुए हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप और उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं। ये आपके सामने एक बहुत जेनेरिक डायग्राम बनी हुई है मास स्पेक्ट्रोमीटर की। इसे डेम्स्ट्रम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेगा टू एज अ एनालाइजर and to separate different ions of our sample, and then that will be used to calculate the relative atomic mass and relative abundance। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस डायग्राम को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री जनरली तो हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपने सैंपल के अंदर आइसोटॉप को एनालाइज करेंगे।
से आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर नियोन गैस है। जो आपके पास सैंपल है ना नियोन गैस का, इसके अंदर 3 आइसोटोप है, ए बी सी, एंड आई डोंट नो एक्चुअली कि वो आइसोटोप कितनी परसेंटेज अबंडेंस में है और उनके मैसेज क्या हैं। ये 3 आइसोटोप की परसेंटेजेस अबंडेंस और उनके मैसेज मैं फाइंड करने जा रहा हूँ इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा सैंपल जो है ना, स्टेप नंबर वन ये बताता है कि मेरा जो सैंपल है डेट शुड बी वोलेटिलाइज्ड और इट शुड बी वेपर स्टेट, इट शुड बी इन वेपर स्टेट। जब मेरा कोई भी सॉलिड या लिक्विड है मेरे पास, वैसे अभी तो सैंपल मेरे पास नियोन गैस का है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सैंपल होता कोई सॉलिड या लिक्विड, तो थ्रू अप्लाइंग हीट मैं उसको कन्वर्ट कर सकता था इन वेपर स्टेट। जब ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो एट वेरी लो प्रेशर 10 पावर -6 या 10 पावर -7 या इनके दरमियान किसी रेंज में आप ऐड कर देंगे सैंपल को अपने डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। स्टूडेंट ये अब फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या है, वोलेटिलाइज्ड किया, वेपर स्टेट में लेके गए सैंपल को। चूंकि मेरे पास नियोन गैस थी लिहाजा मुझे इसके लिए ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, मगर ये स्टेप ज़रूरी है बाकियों के लिए। तो पहले स्टेप के अंदर मैंने सैंपल ऐड कर दिया इन वेपर स्टेट। अगर नहीं है तो हम उसे वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट या ओवन के जरिए या किसी भी मेथड के जरिए गर्म करके। अब आप देख सकते हैं कि ये सैंपल हमारा ऐड हो गया इस डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम के शुरू में। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं गोल स्मॉल पार्टिकल्स, ये एक्चुअली हमारा सैंपल है जो हमने लो प्रेशर पे इसमें ऐड किया। नाउ इन सेकंड स्टेप क्या होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप। सेकंड स्टेप में ना हमारा ये जो रेड कलर का फिलामेंट है, ये हॉट कैथोड है। ये ऐसा कैथोड होता है जो गर्म करने पे वेरी हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री, इससे भी ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। वो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है इन गैस मॉलिक्यूल को या वेपर स्टेट को आयोनाइज कर देगी। सो ये जो सेकंड पार्ट है मेरे पास, जिसमें हॉट कैथोड फिलामेंट और ये नीचे एक किस्म की प्लेट या ट्रे सी लगी हुई है, इस पे है एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज। दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट। सो इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ये इस इलाके में क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन होने जा रही है। किसकी, हमारे गैस सैंपल की। हमने इसमें लो प्रेशर पे गैस सैंपल ऐड किया है। अब हमारा जो गैस सैंपल है उसके पार्टिकल्स जो हैं या जो आइसोटॉप्स हैं वो इधर आ जाएंगे जहाँ पे एमिशन हो रही है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की। तो स्टेप नंबर 2 में हम करने क्या जा रहे हैं, मैं नीचे यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिखता हूँ, देन उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वापस डायग्राम पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 इसे कहते हैं आयोनाइजेशन चेम्बर, जिसमें आयोनाइजेशन होती है। यानी कि जो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास 2 चीज़ें लगी हुई हैं। वैसे मीन्स अगर मैं उसको डिस्कस ना भी करूं वो रिपेलेंट प्लेट को, मैं सिर्फ यहाँ लिख दूं ये जो हॉट फिलामेंट लगा हुआ है जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये करते क्या है, ये आयोनाइज कर देंगे किसको, हमारे सैंपल को। देखें होता क्या है, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन टकराएगा गैस मॉलिक्यूल से गैस मॉलिक्यूल का ये न्यूक्लियस है और ये इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है जो कि मैं रेड कलर से बनाने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। चूंकि नियोन गैस है, नियोन गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। मैं बाकी शेल नहीं बना रहा, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। वैसे इसके अंदर एक और शेल बनना चाहिए जो कि फर्स्ट शेल होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्टूडेंट होगा क्या, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो होगा ये जब टकराएगा मेरे गैस मॉलिक्यूल से तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। मीन्स खुद तो वो भागता हुआ आया, लेकिन उसने मेरे गैस के इलेक्ट्रॉन
को रिमूव कर दिया, जिससे गैस पे जो है वो चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब पहले मेरे पास से ये था ए एटम, अब ये ए नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ए पॉजिटिव हो गया। अगर नियोन है तो नियोन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लो एनर्जी पे आप ये काम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, मेरे पास नियोन गैस है, नियोन गैस एक नोबल गैस है। सो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कोई आसान काम नहीं है। सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वैसे भी अगर मैं आपको इसकी जेनेरिक बात बताऊं तो स्टूडेंट ये एक फिलामेंट है जो ऊपर आपको स्प्रिंग की फॉर्म में नजर आ रहा है, ये वाला। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, और ये नीचे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अब जब गैस मॉलिक्यूल इधर आए तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स के इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। वो गैस मॉलिक्यूल जिनके इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वो कुछ हैं, सारों के सारे नहीं रिमूव हो सकते। नियोन गैस है, इट डिमांड्स अ वेरी हाई एनर्जी, और बड़ी मुश्किल होगी इसके सारी गैस को आयोनाइज करना, लिहाजा इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। लिहाजा बहुत सारे में से कुछ आपके आयोनाइज हो गए, और ब्लैक कलर के जो मैं बना रहा हूँ वो आयोनाइज्ड हैं, और जो ब्लू गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अनआयोनाइज्ड हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं वापस डायग्राम पे जाऊं तो मेरे पास जो आयोनाइजेशन चेंबर है इसमें हो रही है आयोनाइजेशन। अब एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास नियोन है। अब नियोन में होते हैं 3 आइसोटोप, 20, नियोन 21, नियोन 22। देखें जो 20 है ना, 20 इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो नियोन 20 वाले पे आ गया। अगर मैं इसको 20 में इसको यहाँ लिख लूँ तो नियोन 20 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसकी मैस टू चार्ज रेशो क्या होगी स्टूडेंट, इसका मैस है 20, चार्ज है +1, तो मैस टू चार्ज रेशो आ गई 20। अगर मैं नियोन 21 की बात करूं तो नियोन 21 पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेरे इस सैंपल में गैस के जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कोई भी आइसोटोप हो सकता है। इसकी मैस टू चार्ज रेशो क्या आ गई, इसका मैस है 21 और उस पर जो चार्ज आया वो +1 आया, तो इसकी चार्ज टू मैस रेशो आई 21। लास्ट वन नियोन 22, नियोन 22 पे जो मैस टू चार्ज रेशो बन रही है वो बन रही है 22/+1, तो बन गई 22। अब अगर देखा जाए, अगर मैं आपको जनरल बात बताऊं तो जो नियोन 20 है इसकी मैस टू चार्ज रेशो छोटी है एज कंपेयर टू अदर, तो इसका साइज मैं एक छोटा बनाता हूं। है ये पॉजिटिव आयन, लेकिन इसका साइज बाकी आयन्स के मुकाबले में मैं छोटा बना रहा हूं इस वजह से कि इसका मैस कम है। मीन मैं अगर मैस के लिहाज से इनका साइज बनाऊं तो सबसे लाइटेस्ट नियोन 20 बनेगा और सबसे हैवीएस्ट जो है वो नियोन 22 बनेगा। ये हैं सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बट इनके मैस टू चार्ज रेशो का फर्क है। सो हुआ यूं कि आयोनाइजेशन चेंबर में आयोनाइजेशन से आयंस क्रिएट हुए, हर आयन की जो मैस टू चार्ज रेशो है वो डिफरेंट है। सो every ion or isotope, every isotope has different mass to charge ratio। अब ये मैंने आपको 3 की करके दिखाई है, नियोन 20, 21, 22 से ये ABC 3 आइसोटोप थे। अब मैं चलता हूँ वापस डायग्राम की तरफ, थर्ड पोर्शन की तरफ इस डायग्राम के। अब ये मेरे जो 3 सैंपल थे ना ABC, ये हो गए हैं सैंपल के 3 आइसोटोप थे ना, ये हो गए आयोनाइज, और इसकी आ गई है 20, 21, 22 और सारों पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी, ये भी। अब ये यहाँ पे कहीं घूम रहे हैं, ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्यों अप्लाई किया जाता है, असल में सारे के सारे चार्ज पार्टिकल जो होते हैं ना वो हरगिज नहीं बनते, बल्कि जो मेरी गैस मॉलिक्यूल्स है उसमें से कुछ आयंस में चेंज होते हैं, बाकी आपके गैस मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही रहते हैं। मैंने इन जो आयंस में चेंज हुए हैं इन गैस मॉलिक्यूल्स को करना क्या है, इन जो आयंस में चेंज हुए हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराना है, और जो अनआयोनाइज्ड हैं उनको ये वैक्यूम अपनी तरफ
यूं कर लें, सक कर लेगा, निकाल लेगा। तो वैक्यूम में से सिर्फ अनआयोनाइज्ड ही पास कर रहे होंगे, उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। जब ये गैस आयोनाइज हुई ना, तो जो आयोनाइजेशन चेंबर से नेक्स्ट पार्ट जुड़ा हुआ है ना, या लगा हुआ है उससे नेक्स्ट पार्ट, वो है आपकी ग्रिड। ये है चार्ज्ड ग्रिड, और इस ग्रिड पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव। अब देखिए आपके आयंस कौन से हैं, पॉजिटिव। इस ग्रिड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव ग्रिड और इस एरिया में जो नेगेटिव ग्रिड पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई करते हैं 500 से 2000 वोल्ट के दरमियान। उससे होगा क्या, हमने यहाँ क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कितना, 500 से 2000 वोल्ट। तो उससे हुआ क्या कि ये जो आपके आयंस हैं ये हाई स्पीड से अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स दिस ग्रिड, यानी कि जो आपके आयंस हैं सिर्फ ये इस ग्रिड की तरफ स्पीड से भाग के जाएंगे। अगर मैं इसको ग्रीन से बना लूं तो डेट वुड बी मोर एक्यूरेट, ये जाएंगे भाग के इस तरफ, ग्रिड की तरफ। इसको जरा हम डिटेल वाली डायग्राम में देखते हैं। ये देखें, ये ग्रिड बनी हुई है, ये ग्रिड है। इस ग्रिड पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया वो अप टू 2000 वोल्ट है, 500 से 2000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अब ये जो मेरे पास चार्जेस हैं ये भाग के इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये चार्जेस है पॉजिटिव और ये ग्रिड क्या है, नेगेटिव। तो ये जो आपके पास चार्ज है पॉजिटिव, ये ग्रिड की तरफ इसलिए भाग के जाना चाह रहा है क्योंकि ग्रिड पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये इसे स्पीड से खींचेगा अपनी तरफ, तो ये ग्रिड की तरफ जब स्पीड से जाएंगे तो ये आयंस एक्सेलरेट हो जाएंगे। अब सारे के सारे जो आयंस हैं वो तो नहीं इस ग्रिड में से पास करेंगे ना, या सारे के सारे तो नहीं इसमें से पास कर सकेंगे, कुछ इस पे चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कुछ इसमें से पास कर जाएंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह आपने देखा हो कि अगर एक दरवाज़ा खुला हो और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट गुजरना चाहें, तो जो दरवाजे के सामने होगा, यानी कि ग्रिड में जो खाली जगह है जो उसके सामने आ जाएगा भागता हुआ, वो उसमें से गुजर जाएगा। और जो ग्रिड की दीवार के साथ या वायर के साथ जुड़ जाएंगे वो कोशिश करेंगे कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लें। सो टिपिकली मेरे यहाँ पे इलाके में ग्रिड जो है वो इन आयंस को अपनी तरफ खींच रही है। इन आयंस को अपनी तरफ खींचने से ये एक्सेलरेट हो रहे हैं। पहले ये यहाँ पे थे मौजूद आयंस की फॉर्म में, अब ये एक्सेलरेट होके मूव करना शुरू हो गए फ्रॉम आयोनाइजेशन चेंबर्स टुवर्ड्स ग्रिड और ग्रिड से आगे की तरफ। अब ये मूवमेंट इनकी शुरू हो गई। तो अब जो मैं स्टेप लिखने जा रहा हूं ये है थर्ड स्टेप। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा यूं कि आपका एक्सेलरेशन शुरू हो गई आयंस की, एक्सेलरेशन। आयंस की एक्सेलरेशन करने के लिए हमने किया क्या, नेगेटिव ग्रिड लगाई। कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, 500 टू 2000 वोल्ट। उससे हुआ क्या, पॉजिटिव आयंस ऑफ डिफरेंट mass to charge ratio will accelerate, वो भागेंगे किसकी तरफ, टूवर्ड्स ग्रिड। अब कुछ ग्रिड में से पास कर देंगे और वो ग्रिड में से पास करने के बाद जो आपकी स्लिट लगी हुई है उधर तक पहुंच जाएंगे। अब ये आपकी स्लिट तक बहुत सारे आयंस जो है ना वो पहुंच गए, लेकिन हमें इतने सारे नहीं चाहिए। ये एक बीम इसमें से मैंने अलाउ की बाहर होने को, बाकियों को वो रोक लेगी, ये वाली जो स्लिट है। अब ये मेरे पास लगा हुआ है मैग्नेट, इसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल है और एक हिस्सा साउथ पोल है, और ये जो पिंक कलर का एरिया है ये शो कर रहा है कि ये मैग्नेट की फील्ड है, तो इसे कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने लिखे हुए हैं ये मैग्नेट है। ये एनालाइजर भी कहलाते हैं। ये एनालाइज करेंगे हमारे सैंपल में जो डिफरेंट मास टू चार्ज वाले आइसोटॉप्स हैं वो सेपरेट करने के लिए एनालाइजर यूज होगा। ये
बता देगा। मैं बताने से मुराद ये है कि ये सेपरेट कर देगा। अब मेरे पास 3 आपके सामने आइसोटोप है ए बी सी, एक का मैस कम है, एक का उससे ज़्यादा, एक का सबसे ज़्यादा। मैं क्या करता हूँ, 20 वाले को ग्रीन से शो करता हूँ, 21 वाले को रेड से शो करता हूँ और 22 वाले को ब्लू से शो करता हूँ। अब जब ये इकट्ठे थे तो ये एक बीम नज़र आई, ब्लैक कलर की लाइन जो आपको नज़र आ रही है। अब होता यूँ है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इनको मास टू चार्ज के डिफरेंस की वजह से सेपरेट कर देती है। जो आपके पास लो मास वाला होता है वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है आइसोटोप, वो फौरन डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है और ये डिटेक्टर पे गिर जाता है। उसके बाद उससे ज़्यादा मास वाला थोड़ा मुश्किल से डिफ्लेक्ट होता हुआ, अपना रास्ता बदलता हुआ गिरता है डिटेक्टर पे, और सबसे मुश्किल होती है उसको जिसका सबसे ज़्यादा मास है। वो आगे जाके बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट होता हुआ डिटेक्टर पे फॉल करता है। अब स्टूडेंट हुआ क्या है, हुआ यूँ है, बीम में से डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन की वजह से, ये जो आपके डिफरेंट आयंस हैं वो सेपरेट हो गए। असल में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अप्लाई की जाती है इस पाथ से जिससे ये आयंस गुजर रहे हैं। तब मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है, हर चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। अब वो डिफ्लेक्शन एक जैसी नहीं होगी। आप यूं समझेंगे, ब्लू वाला एक एलिफेंट है, एलिफेंट, और ये जो ग्रीन वाला है ये रैबिट है। अब जो ग्रीन वाला है ये आसानी से मुड़ जाएगा, एलिफेंट का मास ज्यादा होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम कि वो टर्न करे। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो भारी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, जिसकी मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा है, वो आसानी से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लिहाजा अपने डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो होने की वजह से जो हैवी है वो सबसे कम डिफ्लेक्ट हुआ। देखें, ब्लू आगे जाके मुड़ा है, डिफ्लेक्ट हुआ है, और ग्रीन पहले हो गया। स्टूडेंट, इस तरह ये तीनों सेपरेट हो गए। अब ये जिस प्लेट पे गिरे हैं इसको हम कहते हैं डिटेक्टर, आयन डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर। इसमें जब आयन गिरता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट बहुत थोड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, इससे आगे एक जोड़ देते हैं एम्पलीफायर, और वो एम्पलीफायर फर्दर रिकॉर्डर को एम्पलीफाई करके सिग्नल भेजता है, और रिकॉर्डर जो होता है वो उसका ग्राफ प्लॉट करेगा, कंप्यूटराइज ग्राफ प्लॉट करेगा, जिससे हमारे सामने जो डिफरेंट आइसोटॉप्स गिरे हैं इस डिटेक्टर के ऊपर, उनकी डिफरेंट पीक्स जनरेट हो जाएंगी विद डिफरेंट वैल्यू ऑन वट एवर द मैस दे हैव, 20, 21, 22। सो हम क्या करते हैं, जो अब हमारे पास डिफरेंट आयन सेपरेट हुए हैं, इनके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो हम चलते हैं, पहले स्टेप पूरे लिख लेते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन हुई, एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास जो बीम थी वो पास की एनालाइजर में से, एनालाइजर का मतलब है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड में से, या मैग्नेट के जो असर में मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है उधर से, और उसके बाद अब मैग्नेटिक फील्ड में होगी ये सेपरेशन, इस जगह पे होगी ये सेपरेशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप। अब होगा क्या, अब हमारे पास जो मौजूद है डिटेक्टर, उसके ऊपर ये जाके फॉल किया है डिफरेंट आयन डिफरेंट लोकेशन पे, क्योंकि उनके लोकेशन सेम हो ही नहीं सकते, हर कोई एक जैसा डिफ्लेक्ट थोड़ी हुआ है, कुछ कम हो या कुछ ज़्यादा हो या। तो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा, कैसे, करंट प्रोड्यूस होगा जब आयन फॉल करेगा, वो करंट एम्पलीफाई होकर पहुंच जाएगा रिकॉर्डर के पास, और रिकॉर्डर उसका मैस स्पेक्ट्रम बना देगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैस स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं और उसके बाद इक्वेशन की जनरल डिटेल्स पढ़ते हैं, और देन हम वो इसके अलावा जो मेथड्स हैं मैस को फाइंड करने के, रिलेटिव एटॉमिक मैस को, उनके नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है मैस स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट, ये मैस स्पेक्ट्रम रिकॉर्डर ने प्रोड्यूस किया। अगर आप गौर से देखें तो इसमें 3 पीक्स आई हैं। एक पीक है आपके पास ये 90.9 की है, एक पीक है 0.26 की,
आई होप दिस इज़ वेरी स्मॉल, डेट्स वाई आपको इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 0.26 की वैल्यू होती ही बहुत छोटी है। ये नियॉन 21 की पीक है जो 0.26% वैल्यू या अबंडेंस को शो कर रही है, एंड दिस इज थर्ड पीक ऑफ नियॉन 22 विच इज़ एक्चुअली 8.8%, और ये है नियॉन 20 की, और ये है नियॉन 22 की। अगर आप देखें तो मेरे पास जो वाई एक्सिस पे ग्राफ की वैल्यूज़ आई हैं वो रिलेटिव अबंडेंस की है। इसका मतलब जिसकी पीक जितनी ज़्यादा है, मसलन ये वाले ग्राफ की पीक सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले आइसोटोप सबसे ज़्यादा सैंपल में मौजूद है, और जो 21 वाला सैंपल है ये सबसे कम मौजूद है, और जो हमारे पास 22 वाला सैंपल है ये इन बिटवीन है 20 और 21। स्टूडेंट हम करते क्या है कि हम कार्बन 12 को भी ऐड करते हैं फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। वो क्या करता है कि 100% पीक प्रोड्यूस करता है कार्बन 12 की, जिससे हमारे पास रिलेटिव वैल्यूज आ जाती हैं। बट समहाउ ये एक मैथ स्पेक्ट्रम है जिसमें वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस आई है, और एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो मास टू चार्ज रेशियो की वैल्यूज हैं वो एक्चुअली उनके मास शो कर रहे हैं डिफरेंट आइसोटोप के नियॉन के। नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन या मैथमेटिकल रिलेशन इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्टूडेंट देखें, अकॉर्डिंग टू द बुक, हमारे लिटरेचर के मुताबिक मास ओवर चार्ज की जो रेशियो है वो h² r² ओवर 2e के बराबर है। नाउ व्हाट इज h? h इज मैग्नेटिक फील्ड, तो h क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। R क्या है? रेडियस। अब ये किस चीज़ का रेडियस है? असल में हुआ क्या था, ज़रा हम डायग्राम पे चलते हैं और मैं आपको R की वैल्यू को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमारे ये डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो वाले आइसोटॉप्स यानी कि ब्लू, रेड, ग्रीन पास किए थे मैग्नेटिक फील्ड से, तो उनका रास्ता सीधा होने की बजाय डिफ्लेक्शन की वजह से सर्कुलर पाथ में बदल गया था। अब ग्रीन वाला सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, तो ग्रीन वाला जो है उसका रेडियस सबसे कम होगा। ब्लू वाले की डिफ्लेक्शन सबसे कम हुई, लिहाजा उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि उसका सर्कल सबसे बड़ा बनेगा। सो अपेरेंटली ये जो डिफ्लेक्शन इनटू सर्कुलर पाथ है ये हमारी आर से शो होती है, जिसकी आर की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। इट इनडायरेक्टली शो डिफ्लेक्शन। कैसे, जरा बताता हूं मैं। आर की वैल्यू लार्ज होगी तो वो उतना कम डिफ्लेक्ट हुआ होगा, लेस डिफ्लेक्टेड, क्योंकि वो उतना दूर जाके सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट होगा, और आर की वैल्यू जिसकी कम होगी वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ होगा। अब स्टूडेंट जो आर और एच के रिलेशन है वो पढ़ते हैं। आर, इस इक्वेशन में अगर मैं मास और चार्ज रेशो कांस्टेंट समझूं और इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दूं, तो जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है एच स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करते हैं तो आर की वैल्यू लो हो जाती है, यानी कि डिफ्लेक्शन उतनी बढ़ जाएगी। सो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय इंक्रीजिंग एच मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। अब ई का रिलेशन पढ़ते हैं। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करेंगे आर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ज़्यादा करेंगे उतनी एक्सेलरेशन ऑफ आयंस जो होगी वो ज़्यादा होगी, उतनी उनका रेडियस बड़ा बनेगा, यानी कि डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। सो मैं यहाँ लिखूंगा बाय इंक्रीजिंग ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन डिक्रीज।
इसके अलावा भी हमारे पास मेथड है जिससे हम आइसोटॉप्स को सेपरेट कर सकते हैं। उसमें गैशियस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है और लेज़र सेपरेशन है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने डिटेल में पढ़ा है, वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर की ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई। ये इसकी एक्चुअली डिटेल्ड वर्किंग है, जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन यानी कि पार्ट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं प्लस इसकी डिटेल वर्किंग वो सारी समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक थी जिससे हमने डिफरेंट आइसोटॉप्स का पता लगाया। नियॉन का सैंपल हमने सिर्फ एंटर किया और उसने हमें बता दिया कि इसमें 3 आइसोटॉप्स हैं, किस किस परसेंटेज के साथ अवेलेबल है। मास स्पेक्ट्रोमीटर के पार्ट्स यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसकी समरी जो मैंने शुरू में बताई थी, प्रिंसिपल वर्किंग, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री यानी कि वो टेक्निक जिसमें हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हुए आइसोटॉप के मैसेज और उनकी परसेंटेज फाइंड करते हैं, एक डेफिनेशन है। मास स्पेक्ट्रम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसकी पीक्स और उसकी वैल्यूज़ को ज़रूर याद रखिएगा, एक्यूरेट बनाइएगा, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नेचुरली अबंडेंस होती है आइसोटॉप्स की, वो डेफिनेटली कुछ सैम्पल्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन हमारी बुक में जो वैल्यूज़ लिखी हैं दे आर वेरी मच एक्यूरेट, तो आप उन्हीं को यूज़ करें। अगर आप मास स्पेक्ट्रम नहीं बनाते तो आपका शायद लॉन्ग क्वेश्चन ये कंप्लीट ना हो। और ये भी याद रखिएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अलावा भी टेक्निक्स हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एवरेज एटॉमिक मास। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।